हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ना है, सदिश के प्रकार के विषय में समझना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर। ये क्या होता है? तो किसी भी सदिश राशि को जब हम समानांतर रूप से खिसकाते हैं, उसको डिस्प्लेस्ड करते हैं और उसके परिमाण और दिशा में बदलाव नहीं आता है, तो उसे हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं, समांतर सदिश कहते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि किसी सदिश राशि को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो हमने दो तरीके सीखे थे। पहला ये था कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर तीर लगाकर सदिश राशि को दर्शाया जा सकता है। दूसरा ये पढ़ा था कि किसी बड़े तीर की सहायता से भी सदिश राशि को दर्शाया जा सकता है। तो ये क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक तीर है, तो यह एरो अपने आप में एक वेक्टर है, सदिश है, और इसका नाम है वेक्टर ए। क्या नाम है? सदिश ए। तो यदि हम इसे डिस्प्लेस करना चाहें, खिसकाना चाहें, तो इसे समानांतर रूप से, पैरेलल रूप से यहां से यहां अगर ला दें, देखिए इसका जो हेड है, जिस डायरेक्शन को बता रहा है, इस तीर का हेड भी उसी डायरेक्शन को बता रहा है। इस तीर की लंबाई और इस तीर की लंबाई दोनों बराबर है। तो हम बोलेंगे कि यह सदिश ए है, तो यह भी सदिश ए। तो ये जो सदिश है, इसको समानांतर रूप से इस प्रकार खिसकाया जाए कि लंबाई और दिशा, लंबाई और ये जो हेड है, इसमें परिवर्तन न हो, तो उसे हम समानांतर सदिश कहेंगे। इनको क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर, समानांतर सदिश। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, एक होता है एंटी पैरेलल। वो क्या होता है? एंटी पैरेलल का मतलब है कि जैसे ये सदिश ये है और कोई ऐसा वेक्टर है जो इसके पैरेलल ही है, बट डायरेक्शन में ठीक उल्टा है, अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा देखिए, इसका जो डायरेक्शन है वो इधर और इसका जो डायरेक्शन है ये इधर, ठीक है। तो यहां पे क्या है? ये वेक्टर ए है, इसे आप मान लीजिए कि ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये पैरेलल वेक्टर है, जबकि ये क्या है? एंटी पैरेलल। इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है। आई बात समझ? ओके। तो वैसा सदिश जिसको समानांतर रूप से खिसकाया जा सके, उसे समांतर सदिश कहते हैं। वैसा सदिश जिसको समांतर रूप से, पैरेलल रूप से खिसकाया जा सके, डिस्प्लेस्ड किया जा सके, उसको हम समानांतर सदिश कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये बी है, इसके पैरेलल यदि आप इसको आप डिस्प्लेस करके यहां लाते हैं, तो ये और ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया, जबकि ये और ये क्या है? एंटी पैरेलल, ठीक है। तो बड़ा आसान है समझना इसको। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं कि वैसा सदिश जिसे समांतर रूप से खिसकाया जा सके, समांतर सदिश कहलाता है। इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी तब जब हम दो वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे और घटाना सीखेंगे। जब दो वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब कहा जाए कि यहाँ पे ये वेक्टर मान लीजिए P है
और इस वेक्टर P का पैरेलल वेक्टर खींचिए, इसका समानांतर खींचिए। तो P के समानांतर या तो आप इधर ले लीजिए यहाँ पे, या इधर आप ले सकते थे। अगर कोई वेक्टर ऐसा है, मान लीजिए कि ये सदिश K है, तो ध्यान रखिए ये पैरेलल वेक्टर तभी कहे जाएंगे जब दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम हो। डायरेक्शन अगर ऐसा हो गया कि आगे बढ़ाने पे वो अगर मिट कर जाए, कट जाए, तो उसको पैरेलल नहीं बोलेंगे। और अब पैरेलल लाइन के विषय में अच्छे से जानते होंगे क्या क्या होता है पैरेलल। तो ये वेक्टर K है तो इसको भी हम वेक्टर K बोलेंगे। कब? जब इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर हो। ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ बराबर होने का कंडीशन हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एरो का लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द वायर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो वायर का लेंथ होता है, जो वायर का लंबा, वायर नहीं, जो तीर की लंबाई होती है, वो उसके परिमाण को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है कि वो कितना है। मैं फिर से इस बात को जिक्र करता हूं कि जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा तीर है और ये एक बड़ा तीर है, तो दोनों वेक्टर है, इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों अगर विस्थापन के लिए है, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, तो अगर ये 5 मीटर को रिप्रेजेंट करता होगा तो ये 10 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसकी लंबाई इसके लंबाई की दुगनी है। आई बात समझ में? तो तीर जितना ही लंबा होगा, सदिश का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। और मैग्नीट्यूड परिमाण का मतलब क्या होता है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। आई बात समझ में? ओके, तो ये हमारा पैरेलल वेक्टर है। ओके, दूसरा है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं, या इसी को कहते हैं शून्य सदिश। दूसरा क्या है? शून्य सदिश। इसको या तो आप जीरो वेक्टर कहिए या नल वेक्टर भी कहते हैं इसको। तो वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। और ये बिल्कुल ही आसान है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 0 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, मीनिंगलेस। लेकिन शून्य को सदिश के रूप में परिभाषित करने का कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति A से चल के B तक जाता है और A से B के बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर और बिल्कुल स्ट्रेट है। तो A से B गया तो 5 मीटर विस्थापन हुआ, और फिर B से A आ गया तो फिर 5 मीटर वापस आ गया। तो इस डायरेक्शन में 5 मीटर विस्थापित हुआ, फिर वहां से इस डायरेक्शन में 5 मीटर विस्थापित हुआ। तो जब आप सदिश के नियम से जोड़ेंगे तो आएगा 0। अब एक बात बताइए कि आप जब दो स्केलर को जोड़ते हैं, किसी अदिश राशि के दो परिमाण को आप जोड़िएगा तो अदिश मिलेगा, और दो सदिश को आप जोड़ेंगे तो एक सदिश मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप दो वेक्टर को जोड़ें और एक स्केलर मिल जाए, एक आपको अदिश मिल जाए। अगर आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा एक आपको वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी दो सदिशों को जब हम जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट जो है, परिणामी जो है वो शून्य आ जाता है। यही कारण है कि हम शून्य को शून्य सदिश के रूप में परिभाषित करते हैं। आई बात समझ में? ओके, खैर जब हम एडिशन वेक्टर पढ़ेंगे तो मैं इस बात की चर्चा वहां करूंगा। बशर्ते आपको इतना याद रखना है कि वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है, तो डायरेक्शन बच ही नहीं जाता, ठीक है। पूरा का पूरा वैल्यू जो है इसका 0 होता है। ओके, तीसरा जो है वो है इकाई सदिश।
इसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिट वेक्टर। देखिए ये आपका लंबा चलने वाला है और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है तो ये भी आसान, वैसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, इकाई होता है, एकांक होता है। वैसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, कॉमा, इकाई सदिश कहलाता है। इसी में 2 पॉइंट है जिसे नोट करेंगे आप। इकाई सदिश को कैप, देखिए कैप, इसका सिंबल ऐसा होता है, ये जो टोपी है ना, ये वाला, इस तरह की टोपी से हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां पे इकाई सदिश को कैप द्वारा सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कर देता हूं, जैसे ए है, अल्फाबेट है, अगर मैंने इसके ऊपर तीर लगा दिया तो ये एक सदिश हो गया। ठीक है, लेकिन यही मैंने यहाँ पे ए लिखा और इसके ऊपर ऐसे कैप लगा दिया तो अब यह इकाई सदिश हो गया। अब इसका मतलब क्या है हम लोग आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन अगर मैंने कैप लगा दिया तो वो यूनिट वेक्टर हो गया, इकाई सदिश हो गया। मैंने यहाँ पे आई लिखा और इसके ऊपर तीर लगा दिया तो एक वेक्टर हो गया। ओके, ये वेक्टर है लेकिन ये यूनिट वेक्टर, ये भी वेक्टर है लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन यदि आई के ऊपर ऐसे कैप लगा दे तो अब हम बोल सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। हमारे पास के है, इसके ऊपर तीर लगा दे तो ये वेक्टर है, सदिश है। लेकिन के ऊपर ऐसे कैप लगा दे तो ये भी वेक्टर है, बट इसका ये स्पेशली यूनिट वेक्टर हो गया, इकाई सदिश हो गया। तो जब भी आपको किसी इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर या कभी भी किसी सिंबल के ऊपर कैप दिखे तो एक यूनिट वेक्टर का वो रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो इकाई सदिश को कैप द्वारा सूचित करते हैं, कैप लगाते हैं। ठीक है, ओके। एक इसमें और पॉइंट है कि इकाई सदिश सिर्फ दिशा को बताता है। यूनिट वेक्टर इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जो इकाई सदिश होता है वह सिर्फ और सिर्फ जो है वेक्टर की डायरेक्शन को दर्शाता है। किस प्रकार से दर्शाता है जरा समझेंगे हम लोग इसको। मान लीजिए कि यहां पे एक ब्लॉक है, एक वस्तु है और इस वस्तु पे एक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है 10 न्यूटन का। कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का। और उसकी दिशा किधर है? तो ये जो डायरेक्शन है यहां पे मैं इसको पूरब मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? पूरब। ठीक है, तो 10 न्यूटन पूरब की ओर बल लग रहा है इस वस्तु पर। ठीक है, तो अब बल जो है उसको F से दिखाते हैं, फोर्स। तो F के ऊपर तीर लगाएंगे तो यहां लिखेंगे 10 न्यूटन पूरब। जरा समझिए इस बात को। 10 न्यूटन क्या है? परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, और ये पूरब क्या है? ये दिशा है। जरा समझिए अच्छे से, परिमाण भी है और दिशा भी है। तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक एक सदिश है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे F के ऊपर मैंने तीर लगा रखा है, ये सदिश है। अगर मैं इसको, इस तीर को मिटा दूं और ऐसे लिख दूं, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तीर नहीं है तो ये सदिश नहीं हुआ।
और इधर 10 न्यूटन इधर डायरेक्शन, तो परिमाण और दिशा दोनों, इधर एक वेक्टर है और इधर वेक्टर नहीं है, तो बीच में आपने जो इक्वल साइन लगाया है क्या बोलता है कि जितना उधर है उतना ही इधर, जो उधर है वही इधर। ठीक है, तो यहां पे F के ऊपर एरो लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब ये सही है। अब कोई ऐसे लिखे कि F बराबर 10 न्यूटन, जरा समझिए 9th क्लास में हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन जब 11th में आते हैं तो बात समझ में आती है। F बराबर 10 न्यूटन, ये सही है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। अब डायरेक्शन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, और यहाँ पे यदि आपने F लिखा है, F के ऊपर तीर नहीं लगाया है, तो ये भी अदिश है। अगर किसी अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर तीर नहीं लगा है तो वह अदिश को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इधर भी सिर्फ अदिश है, इधर भी अदिश है, इधर भी परिमाण, इधर भी परिमाण को रिप्रेजेंट वाला सिंबल, तो दोनों तरफ सेम है। तो ये सही है, ये सही है। अब अगर ऐसे लिख दिया जाए तो अब ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे परिमाण है लेकिन दिशा नहीं, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक के ऊपर तीर लगा दिया, तो ये तो सदिश हो गया, तो ये गड़बड़ हो गया। तो दोनों तरफ परिमाण हो, नहीं तो दोनों तरफ परिमाण के साथ दिशा, दोनों तरफ वेक्टर, नहीं तो दोनों तरफ है स्केलर। ये अच्छे से समझिए। ओके, मुझे ये बताना था कि इकाई सदिश सिर्फ दिशा को बताता है, तो सबसे पहले इकाई सदिश ये है क्या 10 न्यूटन पूरा? आंसर है नहीं, क्योंकि उसका परिमाण 10 है। और इकाई सदिश किसे कहते हैं? वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। जरा सोचिए कि यहां पर 10 न्यूटन के बजाय 1 न्यूटन होता, कितना होता? 1 न्यूटन, तो परिमाण कितना हो गया? इकाई, यूनिट, एकांक। तो 1 न्यूटन पूरा बल लग रहा है। अब जरा समझिए इसको, ये एक जो है मल्टीपल में, गुणा में, इसको आप छुपा भी सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बचेगा? डायरेक्शन। आई बात समझ में? और जब यूनिट वेक्टर आप पढ़ ही रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इसे हम लोग ऐसा लिखते हैं जैसे वेक्टर F है, ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर F का मैंने यहाँ पे मॉड कर दिया और F को कैप। इस बात को जरा समझिए, यहाँ पे ये जो मैंने सदिश F का मोड किया, किसी भी सदिश का मोड उसके परिमाण को बताता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं इसको, किसी सदिश का मोड उसके परिमाण को बताता है। इसका मतलब क्या है, जरा आप समझ लीजिए। जैसे मैं यहां बोल रहा था कि यदि F के ऊपर तीर लगा रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 10 न्यूटन पूरा, 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो यदि मुझे सिर्फ परिमाण लिखना हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा F बराबर 10 न्यूटन। इसी को लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है? इस तीर को रहने दीजिए और दोनों तरफ मोड लगा दीजिए। ये जो साइन है दोनों तरफ ऐसे जो हम लोग साइन ले रहे हैं, इसको मोड पढ़ते, मोड बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आप किसी भी वेक्टर के सिंबल के दोनों तरफ ये आप साइन लगाते हैं, जिसको हम मोड कहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके परिमाण को बताता है। किसी सदिश का मोड उसके परिमाण को बताता है, उसमें से जो डायरेक्शन है वो हट जाएगा। अब यदि यहाँ पे पूरा लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। या इसी को आप ऐसे लिखिए, F बराबर 10 न्यूटन। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अभी सब सही है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर A बराबर 10 न्यूटन वेस्ट, पश्चिम दिशा में, परिमाण है, दिशा है, ये सदिश A है। अब मैंने पूछा कि बताओ सदिश A का मोड बराबर कितना होगा, तो आपको सिर्फ ये बोलना पड़ेगा 10 न्यूटन। लेकिन मैंने आपसे ये पूछ दिया कि A का कैप बताइए, तो क्या बोलिएगा? तो A के ऊपर कैप लगा, मतलब वो इकाई सदिश को पूछ रहा है। इकाई सदिश पूछ रहा है, मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है वेस्ट।
इकाई सदिश दिशा को। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण जो है वो 1 अपने आप में छुपा हुआ है। आई बात समझ में? ये समझने का तरीका है, ठीक है। तो जो 1 है, जब भी परिमाण 1 होगा तो डायरेक्शन के साथ इंक्लूडेड होगा, वो उसमें छुपा रहेगा मल्टीपल के फॉर्म में। तो ये हमको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? तो हम किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? यहां पे f के ऊपर तीर लगाते हैं, सदिश है, और सदिश f का हमने मोड किया तो किसी सदिश का मोड उसके परिमाण को बताता है, तो ये परिमाण हो गया। और f के ऊपर कैप लगा तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन। इकाई सदिश डायरेक्शन बताता है। तो परिमाण भी है, दिशा भी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये पूरा का पूरा वेक्टर हो गया। इधर भी तो वेक्टर है, तो सही है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, किसी भी सदिश राशि को आप ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर p है, तो आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं, p का मोड इंटू p का कैप। अगर कोई वेक्टर l है तो वेक्टर l का मोड इंटू l का कैप। आई बात समझ में? तो अब जरा सोचिए कि अगर किसी सदिश का परिमाण 1 है, अगर किसी सदिश का परिमाण 1 है, तो यहाँ 1 रखिएगा तो ये क्या बचेगा? तो वेक्टर l बराबर, यदि परिमाण इसका 1 होता है तो l क्या बचेगा कि नहीं बचेगा? तो सोचिए कि ये जो सदिश है वो सिर्फ इकाई सदिश के बराबर हो गया। तो कब? जब परिमाण कितना हो? 1 हो। तो याद रखिए, वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, एकांक होता है, वह इकाई सदिश कहलाता है और उसे हम कैप द्वारा सूचित करते हैं। आई बात समझ में? ओके। अब जो है यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें हमेशा याद रखना होगा। वेक्टर चैप्टर आपको यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी जो ये यूनिट वेक्टर चल रहा है, यहाँ से आपको पूरा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप बहुत पछताएंगे। इसलिए प्लीज कंसंट्रेट होकर के यहाँ से ध्यान दीजिए, और जहां भी नहीं समझ में आए प्लीज आप कमेंट करिए कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया, तो मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। और वैसे भी जो बच्चे मुझसे पूछते हैं मैं उनको रेगुलर रिप्लाई देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में हो या मैसेंजर पे या जिस प्रकार से भी हो, या आप यहाँ यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं तो मैं वहाँ भी रिप्लाई देता हूँ, लाइक करता हूँ। और आप सबसे मेरा आग्रह है कि जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं प्लीज पहले तो आप लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ जो लोग 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। और खासकर अभी तो आप बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप भी पढ़ें, आपके मित्र भी पढ़ें, आपके भाई बहन भी पढ़ें। तो प्लीज आप इसको जितना फैलाएंगे, जितने बच्चों तक पहुंचाएंगे उतना ही बेहतर होगा। तो थोड़ा सा मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। सोसाइटी में फिजिक्स जाएगा, नेचर की डेफिनेशन जाएगी, प्रकृति की परिभाषा जाएगी, प्रकृति सुरक्षित रहेगा। प्रकृति सुरक्षित रहेगा तो हम उसके बच्चे हैं, प्रकृति हमारी माता समान है, तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि माँ अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखती है। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपनी प्रकृति के प्रति अपना ध्यान रखें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप फिजिक्स को सही रखेंगे तो ये जो नेचर की बातें हैं आप तक पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी, और नेचर सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। ये ध्यान रखिए। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो यूनिट वेक्टर है इससे इंपॉर्टेंट क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जो अब तक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आप पढ़ते आ रहे थे, इसमें एक और एक्सिस एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है, वो है जेड एक्सिस। ये है एक्स एक्स डैश, ये है वाई वाई डैश, और एक और होने वाला है जेड जेड डैश। ये यहां से बाहर, यहां से बाहर और यहां से अंदर, अंदर तो मैं नहीं ले आ सकता, ठीक है। तो यहां से ऐसे बाहर और यहां से अंदर, तो ये जो एक्सिस है इसको हम जेड जेड डैश बोलते हैं। बशर्ते जब आप आगे पढ़ेंगे या आप खुद सोचेंगे तो आप इसमें किसी को भी x बोले, किसी को भी y बोले, किसी को z बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बशर्ते हमारा ये बचपन से टेंडेंसी रहा है कि ये भाई हमारा x है, ये y है, ये z है, या आप इसको x बोलिए, इसको y बोलिए, इसको z बोलिए। आप जो बाहर z बोल रहे हैं उसी को x ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है।
इसको y ले लीजिए, इसको z ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप किसी भी एक एक्सिस को x, दूसरे को y, तीसरे को z मान लीजिए। ये माइंड में जनरलाइजेशन बातें होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी बच्चे सवाल करते हैं कि सर इसी को x ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं क्या? तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई ये बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये x डैश, ये y डैश और ये z डैश। तो अक्सर फिजिक्स में जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, ये जो डायरेक्शन है ये बार बार हम लोग लिखने वाले नहीं है। वहां पे x डैश, y डैश, z डैश को इंडिकेट करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज कि डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इकाई सदिश का ही प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि एंगल का भी यूज करते हैं, कोण का भी, ठीक है। ये दोनों बातें यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है और इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। क्या है जरा गौर से देखिए। यहाँ पे जो x एक्सिस है इसको हम लोग आई कैप, हमने जैसो कि विशेष रूप से पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन को हमने आई कैप नाम दे दिया, x डैश को माइनस आई कैप, वहां भी आई कैप, यहां भी आई कैप, सिर्फ उधर प्लस है इधर माइनस है। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, ओके। और याद रखिए जब भी आपको दो डायरेक्शन की बात करनी है और दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे ऐसे हो, अगर एक वेक्टर का डायरेक्शन आपकी तरफ है और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन मेरी तरफ है, तो अगर आपका डायरेक्शन k कैप है तो मेरा डायरेक्शन माइनस k कैप होगा। मतलब जो सिंबल है वही रहेगा, सिर्फ अपोजिशन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम प्लस की जगह माइनस यूज करेंगे। तो अगर ये आई कैप है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस आई कैप यूज करेंगे। ओरिजिन से ऊपर जो y है इसके लिए हम स्पेशल जे कैप यूज करते हैं, तो इसके अपोजिट के लिए क्या यूज करेंगे? माइनस जे कैप। और जो बाहर आता है वो होता है के कैप। क्या होता है? के कैप। लेकिन बाहर तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता, तो मैं यहीं पे बोर्ड पे कर दे रहा हूँ। ये जेड एक्सिस है और इसको दिखाएंगे के कैप से। तो जब जेड यहाँ से बाहर आएगा तो जेड डैश कहाँ जाएगा? अंदर। तो वो भी अंदर मैं नहीं दिखा सकता, फिर भी मैं ऐसे कर देता हूँ। ये जेड डैश है और इसको किसे दिखाएंगे? माइनस के कैप से। अब जरा समझिए इसका यूज कैसे है। अभी अभी मैं बात कर रहा था कि अगर कोई वस्तु है यहाँ पे और इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन पूरब की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पे पूरब अब दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको मालूम है कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, बल की जो दिशा है वो एक्स अक्ष की दिशा में है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में है, तो आप यहाँ पे सिर्फ आई कैप लगा दीजिए। देखने वाला ये समझ जाएगा कि 10 न्यूटन आई कैप का मतलब है किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और वह बल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वस्तु है और इस पे फोर्स का मैं डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इस वस्तु पे जो बल लग रहा है वो इतना है, वो इतना देखिए -10 न्यूटन आई कैप। जरा बात को समझिए, गौर कीजिएगा। यहां मैंने क्या बोला था? 10 न्यूटन आई कैप है, यहां बोला -10 न्यूटन आई कैप है। तो फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन या -10 न्यूटन। तो याद रखिए यहाँ पे कभी भी परिमाण नेगेटिव नहीं होता। दुनिया में किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। कोई भी इंसान भोजन जब करता है, रोटी खाता है, चावल खाता है, तो 5 रोटी खाता होगा, 10 रोटी खाता होगा, 2 रोटी खाता होगा, 1 रोटी खाता होगा, नहीं खाता होगा तो भैया 0। कोई माइनस में आज तक रोटी खाया है क्या? अभी मैं कहेगा सर उल्टी करेगा तो माइनस में ना होगा, ऐसा आप ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड, परिमाण कि वो कितना है, ये निगेटिव नहीं होता। निगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन उसका अपोजिट है। यहां पे ये -10 न्यूटन के लिए नहीं है,
ये माइनस आई कैप के लिए है। मतलब इसी चीज को आप ऐसे दिखा सकते हैं 10 न्यूटन माइनस आई कैप, मतलब ये माइनस 10 न्यूटन आई कैप का मतलब ये है। और ये यहाँ पे ये दर्शाता है, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि फोर्स अभी भी 10 न्यूटन ही लग रहा है, लेकिन इस वस्तु पे एक्स डैश की दिशा में फोर्स लग रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? तो यहां पे ये दोनों सेम चीजें हैं, माइनस 10 न्यूटन आई कैप या 10 न्यूटन माइनस आई कैप। तो यहां पे मैंने कंफ्यूज करने के लिए माइनस पहले लगाया था शुरू में, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि S बराबर -5 मीटर जे कैप। कोई व्यक्ति है जो -5 मीटर जे कैप दूरी तय करता है, तो जे कैप का मतलब क्या होता है? जे कैप का मतलब है y एक्सिस, पॉजिटिव जे कैप का मतलब। तो -5 मीटर, तो माइनस क्या बोल रहा है? माइनस में कोई डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर सकता है? आपने पढ़ा होगा 9th में कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, दूरी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव क्यों होता है? डायरेक्शन के कारण होता है। उसका जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, वो भी निगेटिव नहीं होता, वही पॉजिटिव ही होता है। बट डायरेक्शन जो है उसके कारण वो माइनस साइन आया हुआ है, वो कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए उसको। तो यहाँ पे ये -5 मीटर जो जे कैप है, ये 5 मीटर के लिए माइनस नहीं है, ये माइनस जे कैप के लिए है। ये कहना चाहता है कि भैया 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है माइनस जे कैप के डायरेक्शन में, अर्थात मूल बिंदु से, ओरिजिन से बंदा 5 मीटर इधर जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। यहां आपको लगेगा, फिर आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। जे कैप लगेगा ऊपर की तरफ, -5 मीटर कहां ले जाओगे? इधर माइनस जाओगे, यहां आप माइनस नीचे दिखा तो यहां माइनस ऊपर कैसे जाओगे? तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऊपर जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू के लिए नीचे आएंगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो याद रखिए, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। माइनस अगर आपको मैग्नीट्यूड के पहले दिख रहा है तो जल्दी से उसको उठा करके डायरेक्शन के पास ले जाइए, और उसका जो मीनिंग होगा वो सही से आप डायरेक्शन दिखाइए। जैसे कोई बोला कि भाई मैं 5 मीटर पूरब जा रहा हूं, ठीक है भाई 5 मीटर पूरब गया, लेकिन गौर से देखिए उसने क्या बोला? 5 मीटर पूरब, मतलब उसने बोला +5 मीटर। क्योंकि प्लस के लिए प्लस बोलना आवश्यकता नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसलिए हम ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अगर वो पहले बोलता कि हम +5 मीटर पूरब जा रहे हैं, हमारा दिमाग में फटाक से आता है कि +5 मीटर पूरब किधर होता है, और फिर जैसे ही बोलता है कि -5 मीटर पूरब, तो समझ में आता है कि हाँ +5 मीटर पूरब इधर है, तो -5 मीटर पूरब इधर होगा। लेकिन जब प्लस वाला बोलते हैं तो प्लस की आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो फटाक से बोल देते हैं कि 5 मीटर पूरब जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बोलते हैं -5 मीटर पूरब जा रहे हैं, तो फिर लग रहा है जा तो पूरब ही रहे हैं, लेकिन नहीं, -5 मीटर पूरब का मतलब है कि माइनस पूरब के पहले लगाइए तो पूरब का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, माइनस पूरब का मतलब पश्चिम हो गया। ये बात समझिए आप। तो 5 मीटर बंदा जा रहा है वो पश्चिम के डायरेक्शन में, तो उसी को कहने का ये दूसरा तरीका है कि वह -5 मीटर पूरब जा रहा है। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे जो के कैप है, जेड एक्सिस, ये आपकी तरफ दर्शाता है, तो मैं आपकी तरफ 5 मीटर चल के जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा 5 मीटर के कैप। लेकिन अगर अपोजिट जाऊं तो क्या बोलूंगा मैं? -5 मीटर के कैप या 5 मीटर माइनस के कैप। तो माइनस आप मैग्नीट्यूड के पहले लगाइए या डायरेक्शन के पहले लगाइए, माइनस हमेशा डायरेक्शन के लिए है, न कि मैग्नीट्यूड के लिए, परिमाण के लिए माइनस नहीं है, वो डायरेक्शन के लिए है, ये ध्यान रखिए। और मैं आपको थोड़ा सा हैरान परेशान करूंगा यहाँ पे, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, -10 मीटर पूरब का मतलब क्या है? 10 मीटर पश्चिम। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो आप इसको सही बोलेंगे, अन्यथा गलत बोल देंगे। सर यहाँ पूरब है, यहाँ पश्चिम में कैसे हो गया? भैया -10 मीटर के लिए नहीं है, पूरब के लिए है, और पूरब के पहले माइनस मतलब पूरब के विपरीत, पूरब के उल्टा। आई कैप एक्स अक्ष के लिए, तो आई कैप के बगल में क्या है दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ प्लस है, तो अगर यहाँ पे साइन अपोजिट होगा, माइनस आई कैप होगा, तो उसके उल्टा जाओ।
माइनस हमेशा प्लस का अपोजिट है और डायरेक्शन को उल्टा करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर से रिलेटेड डायरेक्शन को हमने फिक्स किया है। तो अब आपसे कहा जाए कि भाई 5 न्यूटन आई कैप किधर बोल दोगे, इधर फोर्स लग रहा है। 10 न्यूटन माइनस आई कैप इधर बोल दोगे। 50 न्यूटन जे कैप ऊपर लग रहा है। 50 न्यूटन माइनस जे कैप नीचे लग रहा है। 10 न्यूटन के कैप आपकी तरफ लग रहा है। -2 न्यूटन के कैप हमारी तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप, ये सब जो यूनिट वेक्टर है, ये जो इकाई सदिश का सिंबल है, x x डैश, y y डैश और z z डैश जो एक्सिस है, इनके लिए फिक्स किए गए हैं। ठीक है, ताकि हमको x अक्ष और y अक्ष और z अक्ष की दिशा को दर्शाने में प्रॉब्लम नहीं हो और हम पूरा उत्तर दक्षिण उत्तर और नीचे दाएं बाएं बोलना इसको बंद करें। ठीक है, ओके। एक और तरीका होता है डायरेक्शन को दिखाने का, जो एंगल होता है। जब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो मैं इस बात को आपको बताऊंगा कि एंगल से कैसे आप डायरेक्शन को दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने अब तक पढ़ा यूनिट वेक्टर। अगला पढ़ना है ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। अब देखिए, नेगेटिव वेक्टर मुझे तब पढ़ाने चाहिए जब हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। तो वहां हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ वेक्टर यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यदि आप याद रख पाए तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। क्योंकि जब भी आप किसी चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं उसका यूज दूसरे चैप्टर में होता है। पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक का यूज आगे वाले टॉपिक में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं ये स्टार्टिंग है और इन सब का इस्तेमाल आगे चल के होगा। इसलिए प्लीज आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि हर चीज को अच्छे से समझिए और इसे याद रखिए और प्लीज कॉपी में लिखिए जरूर। ओके, तो चौथा है हमारा ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। ये क्या होता है? तो ये बड़ा आसान है भाई, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। जैसे मान लो ये तीर है, एक वेक्टर है, यहाँ पे ये सदिश ए है। अब इतना ही लंबाई का एक तीर बनाइए, इतना ही लेंथ का एक एरो बनाइए और सिर्फ एक काम आपको करना है, इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देना। अगर ये एक्स एक्सिस में है तो इसको एक्स डैश में कर दीजिए, ऐसा। ये एरो अपोजिट लगा दीजिए, तो इसको पता है क्या बोलेंगे? माइनस वेक्टर ए। ये वाला ए का नेगेटिव वेक्टर है, ऋणात्मक सदिश है। अगर ऐसा कोई वेक्टर P है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? तो इसी के पैरेलल इस तरीके से, मतलब लेंथ सेम होना चाहिए, लंबाई सेम रख करके यदि किसी वेक्टर का एंटी पैरेलल खींचते हैं आप तो क्या हो जाएगा? वो उसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस पी। अब सोच भी सकते हैं कि माइनस क्यों लग रहा है, माइनस किसके लिए लग रहा है? अब जरा सोचिए, माइनस लगाने का मतलब क्या है, क्यों इसका डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है? इसीलिए ये जो वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो ये जो वेक्टर ये है, इसमें दो चीज है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका कैप है। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कौन बताता है? इसका लेंथ है। ओके, यहाँ पे हमने माइनस लगाया, लेकिन है तो वेक्टर ए ही, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर ए है तो ऐसे लिख दिया हमने, इसमें माइनस नहीं था तो नहीं लिखे, माइनस था तो लगा दिया। तो मैग्नीट्यूड तो निगेटिव होता नहीं है, तो माइनस है स्पेशली किसके लिए? ए कैप के लिए है। तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ जो डायरेक्शन है उसका उल्टा करो। तो भैया डायरेक्शन इसका इधर था, हमने यहाँ पे एरो उल्टा लगा दिया, तो यहाँ एरो इधर बता रहा है, यहाँ एरो इधर बता रहा है। तो जब भी आप किसी तीर के एरो को ठीक अपोजिट करेंगे, वह क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, ऋणात्मक सदिश बन जाता है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक ऐसा वेक्टर K है और इसका नेगेटिव वेक्टर खींचे, तो फटाक से आप ऐसे खींच दीजिए, परिमाण बराबर होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखें, कभी कभी आपसे ऐसा कहा जा सकता है कि मान लीजिए ये माइनस सदिश P है, ये माइनस वेक्टर P है
तो इसका निगेटिव वेक्टर खींचिए, तो सोचिए क्या होगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए। निगेटिव वेक्टर का तो मतलब यही होता है ना, तो इसका जब डायरेक्शन अपोजिट करिएगा तो जो ये है उसमें जब माइनस लगाइएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ये प्लस पी बन जाएगा। मतलब माइनस पी और प्लस पी ये दोनों एक दूसरे का क्या है, निगेटिव वेक्टर है। ये वाला इसका निगेटिव है, लेकिन ये वाला इसका निगेटिव है। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा। तो किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कैसे खींचेंगे, सिर्फ उसके डायरेक्शन को अपोजिट करना है, अपने आप में वो निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में। ओके, एक छोटी सी चीज है उसको समझ लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश। परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या होता है? यह एक वैसा सदिश है जो दो या दो से अधिक सदिशों का रिजल्ट होता है, रिजल्टेंट होता है, परिणाम होता है। जैसे ये डस्टर है और इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहा है, जैसे कोई इसको इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई ऊपर खींच रहा है, कोई नीचे खींच रहा है। तो अलग अलग दिशाओं से इस पर 10 फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं। तो उन 10 फोर्सेस को हम ऐड करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से, सदिशीय बीजगणित की हेल्प से। सदिश राशि को जोड़ने का जो तरीका है उसे जोड़ेंगे, सीधे नहीं जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद जो हमको मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। इस पे 2 फोर्स लग रहा है, 2 ही को जोड़ेंगे और 2 को जोड़ने से जो आएगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। 3 लग रहा होगा, 3 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ने के बाद जो हमको मिलेगा वही रिजल्टेंट वेक्टर है। आई बात समझ। अब जैसे 2 है, 4 है, 5 है, बोला इसको एडिशन करना है, तो इसका ऐड करके ये क्या आ जाएगा, 5 4 9 2 11। 11 क्या है, रिजल्ट है। इसी प्रकार से 2 फोर्स होगा, 3 फोर्स होगा, 5 फोर्स होगा, 10 फोर्स होगा। लेकिन अब 2 फोर्स को जोड़िए, 5 फोर्स को जोड़िए, जब जोड़िएगा तो फाइनली एक रिजल्ट मिलेगा, और जो मिलेगा उसी को तो रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, परिणामी सदिश कहते हैं। दूसरी चीज, जब आप 2 सदिश को लेकर के एक में से दूसरे को घटाएंगे भी, तब भी जो मिलेगा वही परिणामी सदिश है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है कि 2 सदिश को आप जोड़ते हैं और जोड़ने से जो प्रतिफल मिला वो हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। एक सदिश में से दूसरे को आप घटा रहे हैं, तब भी जो मिला वो भी रिजल्टेंट वेक्टर है। आई बात समझ। तो रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि 2 चीज को घटा रहे हो, जोड़ रहे हो, गुना कर रहे हो, फाइनली जो आपको मिलता है उसको रिजल्ट बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर हमारा होता है। तो आज का जो पूरा लेक्चर था वो हमारा बेसिस था टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। तो इतने सारे टाइप्स होते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई था तो वो है यूनिट वेक्टर, बाकी सब बहुत आसान है। तो यूनिट वेक्टर को प्लीज आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और उसको कॉपी में लिखिए और याद रखिए, क्योंकि अगले क्लास से यूनिट वेक्टर की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगी और धीरे धीरे यूनिट वेक्टर जो है सो कि हर लेसन में जुड़ता चला जाएगा और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको स्पेशली क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिए। और हाँ, इसे आप मत भूलिए कि कोई भी वेक्टर है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। वेक्टर ए है, यहाँ ए का मोड मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये डायरेक्शन को। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। आई बात समझ में? ओके, सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।